कौशल्या सुबह सुबह पूजा कर रही होती है और घंटियों की आवाज से कौशल्या की बहू सिया की नींद खुल जाती है। ये माँ जी भी ना सुबह सुबह घंटी इसलिए बजाती हैं ताकि भगवान ना जागे, मैं जग जाऊं। अरे तो उठाना तो पड़ेगा ही ना, खाना पीना नहीं बनाना क्या तुम्हें? और माँ आज से कोई पूजा पाठ नहीं कर रही है। जब से मुझे अकल आई है ना, मैं तो तब से ही देख रहा हूँ माँ को पूजा करते हुए। अच्छा ठीक है, मैं बस उठ रही थी। वैसे तुम्हें इस पूजा की घंटी से समस्या तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस नींद को लेकर कह रही थी ना। मेरी नींद अचानक टूट गई घंटी की आवाज से। अब आप इस बात को मुद्दा बना के मत बैठ जाना। अरे मैं तुम्हें सिर्फ प्यार से कह रहा हूँ कि पूजा की घंटी सुबह सुबह के माहौल को शांत और घर के नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती है। ठीक है, खाने में क्या बनाना है मुझे बता दो ताकि आपके ऑफिस का लंच मैं तैयार कर दूं। अरे कुछ भी नहीं बनाना, आज मेरे लिए मेरा दोस्त खाना लाएगा, इसलिए बस तुम मेरी माँ और अपने लिए चाय बना लो। अब जैसे ही रघु नहाकर हॉल में अपनी माँ के पास बैठता है तो रघु की माँ कौशल्या अपनी बेटी से कहती है, रघु, मैं कई दिनों से तुझसे एक बात कहने की कोशिश कर रही थी। हाँ बोलो ना माँ, क्या बात है? आपकी दवा तो है ना? घर में सब ठीक तो है? और सिया ने आपसे कुछ कहा क्या? क्या हुआ बताइए। तू मुझे बोलने देगा तभी तो बोलूंगी ना। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है और ना ही मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बस तुझसे ये कह रही हूँ, अपने मोहल्ले में रामू बस लेकर लोगों को अयोध्या ले जा रहे, तो क्या मैं भी राम मंदिर हो आऊं? अरे माँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आज ही मैं रामू काका से बात करता हूँ। आप और सिया चले जाना। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तू भी चलता तो हम सब एक साथ राम जी के दर्शन करके आते। चलिए ठीक है, मैं ऑफिस में बॉस से बात करता हूँ। और मंत्रा काकी भी जा रही है क्या अयोध्या? हाँ, उसी ने मुझे कहा कि पूरा मोहल्ला जा रहा है तो हमें भी चलना चाहिए। नहीं, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। और मंदिर तो लोग तब जाते हैं ना जब उन्हें कोई समस्या हो। वैसे भी माँ जी, आपको तो तीर्थ यात्रा करनी जरूरी है। वैसे भी आपकी उम्र होती जा रही है। इतना सुनते ही रघु को गुस्सा आ जाता है और वो सिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। सिया भी अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से में अपनी सास और पति को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्यों मारा तूने बहू को? क्या तुझे मैंने यही सिखाया है? कल को तो तू ऐसे में किसी और पर भी हाथ उठा सकता है। माँ, आपने देखा कैसे बात करी? अरे मैं जब इससे प्यार से रख सकता हूँ ना, तो इसके प्यार का भूत भी उतार सकता हूँ। अभी के अभी बहू से माफी मांग जाकर, और मुझे अगली बार से घर में कोई कलेश नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर मैं राम मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ तो तू भी मेरे साथ आए या बहू भी साथ आए। उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों ही करना। अब रघु अपने कमरे में जाकर सिया से माफी मांगता है और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इधर कौशल्या अपनी पड़ोसन मंथरा के घर पहुंचती है। अरे कौशल्या, सुबह सुबह कैसे आना हुआ तेरा मेरे घर में? क्या बताऊं, तू तो रघु को जानती है ना, कितना गुस्से वाला है। बिना बात ही बहू का भी थप्पड़ जड़ दिया। अब वो भी थोड़े समय तक अपना मुंह फुलाए कमरे में बैठी रहेगी। मैंने भी सोचा कि यहाँ बैठना ही बेकार है। अरे आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी समझने का नाम नहीं लेते हैं। मैं भी सुबह से घर में काम में ही लगी थी। अच्छा ये बात सब छोड़, मुझे ये बता कि तू चल रही है ना अयोध्या? कल शाम की टिकट है। कोई जाए या ना जाए, मैं तेरे साथ जरूर आऊंगी। मुझे अपने राम के दर्शन से पहले सुकून नहीं मिलेगा। बस अब तो मेरी आखिरी इच्छा भी राम मंदिर में मेरे सिया राम के दर्शन ही है, वो भी अयोध्या जाकर। हाँ ये तो तू एकदम सही कह रही है। वैसे भी अपने घर से बस मैं ही जा रही हूँ और हम दोनों की जमती भी अच्छी है। अब अगली शाम की टिकट रघु अपनी माँ और पत्नी की करवा देता है। लेकिन सिया का राम मंदिर जाने का मन नहीं था। लेकिन रघु ने सिया को अपनी माँ की खातिर समझा बुझाकर अपनी माँ के साथ भेज दिया था। अब गोकुल धाम सोसाइटी से तो राम मंदिर और राम जी के दर्शन के लिए बस अयोध्या के लिए निकल पड़ती है। बस में ज्यादातर औरतें ही थी और बुजुर्ग लोग। अब सभी राम नाम जपते हुए बस का सफर कर रहे थे। अरे बहू, तेरे तो अच्छे नसीब हैं। तू राम मंदिर के सिया राम के दर्शन करने जा रही है। वरना देख, टिकट तो मैंने अपनी बहू की कटवाई थी, लेकिन मेरी बहू की तबीयत बिगड़ गई और मुझे उसकी टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। ये भी तू ठीक कह रही है मंत्रा, मंदिर जाने के लिए भी भगवान का बुलावा आना ही चाहिए। माँ जी भूख लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए खाना निकाल दूंगी। मुझे तेरी बहू कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट लगती है। वो ओवर स्मार्ट होता है मंत्रा काकी। क्यों करवा रही है अपनी बदनामी? चल कोई भजन शुरू कर, मैं भी तेरे साथ साथ ताल मिलाती हूँ।
अब मंथरा भजन शुरू करती है और तालियों के साथ बस में भजन का शोर गूंज उठता है। लेकिन सिया अपने कानों में लीड लगाए मूवी देख रही थी। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शाम से रात हो चुकी थी, तभी अचानक से बस का पिछला टायर पंचर हो जाता है। अरे सब ठीक तो है ना? ये बस क्यों रुक गई? अरे बस तो पंचर हो गई। अरे ये शुभ घड़ी में किसकी बुरी नजर लग रही है? रुक, मैं देख कर आती हूँ कि कब और कितने समय तक ठीक होगा। बहू, बस रुक गई है। अगर तुझे कुछ खाना पीना है तो तू खा सकती है। माँ जी सब मिलकर खाते हैं ना, मंत्रा काकी को भी आने दीजिए। कुछ देर बाद मंथरा भी आती है और कौशल्या मंथरा को खाना खाने को कहती है। अरे अभी तो कह रहे थे कि थोड़ा समय लग सकता है। वैसे हमें खाना खा लेना चाहिए, क्यों कौशल्या? हाँ काकी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। चल जल्दी से बैठ, मुझे भूख भी लगी हुई है। अब तीनों बैठकर खाना खाते हैं और कुछ समय बाद ही बस चल पड़ती है और सभी खुशी खुशी सफर का लुत्फ उठाते हैं और अयोध्या राम मंदिर के आगे की यात्रा को निकल पड़ते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह होने से पहले सभी अयोध्या मंदिर पहुंचने वाले होते हैं। बस में जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सिया राम के दर्शन का बेसब्री से इंतजार था। देख, यहाँ आसपास तो आश्रम में या किसी होटल में कमरे पाने की उम्मीद छोड़ दे। इसीलिए पहले हमें नदी में नहाकर आज मंदिर के आसपास ही जगहों के बारे में पता करते हैं और वहाँ घूम आते हैं, क्योंकि मंदिर तो कल ही खुलेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो कल ही है। तेरी भी बात ठीक है, मंदिर तो कल खुलेगा और तब तक हम आसपास के मंदिर और अयोध्या के दर्शन कराते हैं। अब कौशल्या और उसकी बहू मंथरा सभी 21 जनवरी को अयोध्या नगरी के आसपास ही घूमते हैं और रात वो बस में ही गुजारते हैं। लेकिन अगली सुबह ही यानी 22 जनवरी वाले दिन सभी मिलकर भगवान सिया राम के दर्शन करते हैं। वहीं कौशल्या की आंखें भर आती हैं। आपसे मिलकर सारी इच्छाएं, सारे दुख दूर हो गए मेरे प्रभु, और अब ना ही जीवन में कोई अभिलाषा रह गई और ना ही कोई शिकायत। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ सिया राम के दर्शन पाकर। क्या बात है, आज तो पहली बार मेरा मन इतना खुश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन से सारे बोझ उतर गए हो। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है माँ जी। ऐसा लग रहा है जीवन में अब कोई अभिलाषा ही नहीं है। कितना सुंदर नजारा है ये मेरे जीवन का। माँ जी, आपका दिल से धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आई। माँ जी, वो कहते हैं ना, धरती पे जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो जीते जी स्वर्ग देख लिया। माँ जी, आपको पता है अब मैं हर रोज राम जी की पूजा करूंगी और अपने घर में एक मंदिर भी स्थापित करूंगी राम जी का। सभी को अयोध्या के राम मंदिर आकर सिया राम के दर्शन और आशीर्वाद पाकर बहुत खुशी होती है और अगले ही दिन गोकुल धाम सोसाइटी की बस वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। इतना ही नहीं, सिया भी अब पहले से काफी बदल चुकी थी और घर आने के बाद वो तो अपनी सास से भी पहले उठकर पूजा पाठ में अपना ध्यान देने लगी थी। कामनी अपने परिवार के साथ जयपुर की रहने वाली थी। कामनी अपने परिवार वालों के साथ खुश भी थी। उसने भगवान से जो भी मांगा उसे सब मिला था। कामनी अपनी बहू आरती को बहुत मानती थी, लेकिन उसकी ब्रेड के अंदर समोसा डालकर खाने की आदत से बहुत परेशान थी। अपनी इस आदत के चलते आरती आए दिन अपनी सास से सुनती रहती, लेकिन फिर भी उसकी आदतों में सुधार नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय कामनी अपने कमरे से नीचे आती है और देखती है कि उसकी बहू आरती हॉल में बैठी ब्रेड को प्लेट में लेकर उसमें समोसा डालकर मजे से खा रही है। तभी कामनी उसके पास जाकर कहती है, बहू तुझे पता है, तुझे समझा समझा कर मेरी हालत उस कहावत की तरह हो गई है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। क्योंकि मैं तुझे कितना भी समझा लूं, लेकिन तेरे ऊपर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तेरी नजर में मैं पागल हूँ ना, इसीलिए। माँ जी, आप अपने आप को भैंस बोल रही हैं? ये तो गलत बात है माँ जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आप मुझ पर सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप लोग रेडी नहीं थे और मुझे भूख लग रही थी तो मैं नाश्ता करने बैठ गई। इसमें गलत ही क्या कर दिया? आपको तो बस मुझे सुनाने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। तू नाश्ता करने बैठी है या खाना खाने? तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि ये ब्रेड में समोसे डालकर खाना छोड़ दे, अच्छा नहीं होता है। दोनों में से कोई एक ही खा ले। दोनों मैदे से बनी चीजों को खाना जरूरी है क्या? जब 100 तरह की बीमारियां होंगी ना,
तब पता चलेगा तुझे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खाली ब्रेड खाने में वो स्वाद नहीं आता, ना मीठा लगता है ना नमकीन, और ना ही खाली समोसे में मजा आता है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है ना। लेकिन ब्रेड में समोसे डालकर खाने में दोनों का ही स्वाद आता है, और ज्यादा ऑयली भी नहीं होता। वो क्या है ना माँ जी, खाने के साथ साथ फिगर भी तो मेंटेन करना होता है ना। कहीं मैं मोटी हो गई तो? वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तू अपनी फिगर का कैसे ध्यान रख रही है। मुझे पता है माँ जी, आप मेरे ब्रेड में समोसे डालकर खाने की वजह से ही आप मुझे ये ताने मार रही हैं, लेकिन मैं कहाँ ज्यादा खाती हूँ। अपनी बहू आरती की बात सुनकर कामनी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। कामनी और आरती की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा आरती का पति उमेश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आता है और अपनी माँ कामनी को सर पर हाथ रखकर बैठे हुए देखकर उनसे कहता है, माँ, आपको कितनी बार मैंने भी तो कहा है कि इसको करने दो जो भी ये कर रही है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो एक समय के बाद उसे बोलना छोड़ देना चाहिए। जब आपको पता है कि आरती आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप उससे कुछ बोलती ही क्यों हैं? क्यों अपना खून जलाती हैं? बेटा तो क्या करूँ, अगर बहू इस तरह से रोज रोज ब्रेड में समोसे डालकर खाएगी तो इसके शरीर को तो बहुत नुकसान करेगा। ये सब देखकर मेरा दिल नहीं मानता है और मैं बोल देती हूँ, लेकिन ये है कि सुनती नहीं है। माँ जी, सभी तो अपने पसंद का खाना खाते हैं ना, तो अगर मैं खाती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। पागल तो हम ही हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। तुम्हें जितना ब्रेड में समोसे डालकर खाना है खाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम बच्ची थोड़ी ना हो जो हम तुम्हें खाने में भी बताएं कि तुम्हें क्या नुकसान करेगा और क्या फायदा करेगा। आओ आराम से खाओ। और माँ, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग भी नाश्ता करते हैं। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उमेश इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आरती पर अपने पति और अपनी सास की किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। उनके जाने के बाद वो फिर से ब्रेड में समोसे डालकर खाना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ साथ आरती की ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली आदत कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर उसके सब घर वाले परेशान थे। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय कामनी अपनी पड़ोसन अनीता के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी आरती वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, शाम हो गई है और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आप आंटी जी से बाद में बात कर लेना, पहले प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आइए, खत्म हो गई है। अरे वाह, सच में घर में ब्रेड खत्म हो गई। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में ब्रेड खत्म हो गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम मैं तुझे कुछ और खाते हुए देखूंगी, कम से कम एक टाइम ही सही। लेकिन तेरा ब्रेड में समोसा डालकर खाना तो बंद होगा। माँ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी दुकान का रास्ता पता है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। लेकिन अब ब्रेड जैसी छोटी सी चीज लेने के लिए मैं दुकान पर जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस यही सोचकर मैं नहीं जा रही। लेकिन अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ। एक मिनट बहू, ये तेरी सास क्या कह रही है? तू ब्रेड में समोसे डालकर खाती है? ये कौन सा तरीका है खाने का? इतना ही शौक लग रहा है आलू खाने का तो वड़ा पाव खा ले, इससे तो कम ही नुकसान करेगा। तुम दोनों ही चीजें नुकसान वाली खा रही हो। अरे अनीता, तुम ये बात किसे समझा रही हो? ये नहीं सुनने वाली है। हमारा पूरा घर इसे यही समझाता रहता है, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। जब तक दिन में 2 से 3 बार ये ब्रेड में समोसा डालकर न खा ले, तब तक न इसका नाश्ता पूरा होता है न ही लंच। इसका मतलब ये दिन में 5-6 समोसे तो खा ही लेती होगी ब्रेड के सहारे। हाँ बिल्कुल, इससे कम तो नहीं होता है, ये पक्का है। हाँ, इससे ज्यादा जरूर हो सकता है। पता नहीं ये ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली बहू मुझे कहाँ से मिल गई। बस हो गई मेरी बुराई माँ जी, मैं ही पागल हूँ जो आपसे कहने आई। इतनी देर में तो खुद ही लेकर आ जाती अब तक मैं। आरती इतना कहकर ब्रेड लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रेड लाकर वो आराम से अपनी सास और पड़ोसन के सामने बैठकर ब्रेड में समोसे डालकर खाना शुरू करती है, जिसे देखकर अनीता धीमी आवाज में कामनी से कहती है, कामनी, तेरी बहू के ब्रेड में समोसे डालकर खाने वाली आदत बहुत ही खराब है। कैसे भी कर इसकी ये आदत छुड़वा, वरना कुछ टाइम बाद इसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये चाहेगी तो भी कम नहीं होगा, उठाने बिठाने लायक हो जाएगी ये। जानती हूँ अनीता, क्योंकि आलू और ब्रेड दोनों ही वजन बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी इस आदत के चलते ये तेल वाली चीजें भी बहुत खाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का ये शिकार हो सकती है। लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं किसी की। लेकिन अनीता, इसने अगर अपना ब्रेड में समोसे डालकर खाना बंद नहीं किया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी। बाकी ये खुद ही समझे कि इसे कैसे समझना है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो मुझे सब कुछ बताता है, इसीलिए मैं तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रोजाना ब्रेड में समोसे डालकर खाने की वजह से आरती का वजन बढ़ता जा रहा था। आस पड़ोस के लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन फिर भी वो ब्रेड में समोसे डालकर खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन वो हॉल में बैठी ब्रेड में समोसे डालकर खा रही थी। तभी अचानक से उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। तभी उसका पति उमेश अपने पड़ोसी राजेश के साथ अपने घर आता है। राजेश पेशे से डॉक्टर था, जो कि आरती को पेट को पकड़कर रोते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ राजेश भैया, बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आप तो डॉक्टर है ना, कुछ करिए प्लीज। जब लोग दिन रात ब्रेड में समोसे डालकर खाएंगे तो क्या दर्द हमें होगा? कोई जरूरत नहीं है राजेश इसका इलाज करने की, ना ही कोई दवाई देने की। अगर तुम्हें और ब्रेड समोसे चाहिए तो मैं ला देता हूँ ना, और ये बहुत फायदा करता है ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे दवा दिला दीजिए। मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी, सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज। आरती की बात सुनकर उसे तकलीफ में देखकर उमेश राजेश को आरती का इलाज करने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद राजेश आरती का इलाज करके उसे दवा पानी देता है और उसे ब्रेड समोसे को हद से ज्यादा खाने से होने वाली बीमारी जैसे वजन बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद वो अपने सभी घर वालों से उनकी बात ना मानने की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ब्रेड में समोसे डालकर ना खाने का वादा करती है। कियारा को सर्दियों में गरम चीजें खाने का बहुत मन करता था। ऐसे ही एक शाम जब कियारा की माँ सुधा बाजार से कच्चे भुट्टे लाकर रसोई में रखती है, तो सुधा की रसोई से निकलते ही कियारा वहाँ आती है और किचन में कच्चे भुट्टे देखकर बोलती है, अरे वाह, सर्दियों का मौसम और ये भुट्टे दिख गए। अब तो इसको गैस पर भून के नमक मसाला और नींबू लगा के खाऊंगी। आय हाय, क्या मजा आ जाएगा। कियारा बिना देर लगाए 2-3 भुट्टों को गैस पर भून लेती है और उनमें नमक मसाला लगाकर आराम से हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए खाने लगती है। इतने में वहाँ उसकी माँ सुधा आती है और अपने लाए हुए भुट्टों को कियारा को खाते देखकर गुस्से में उसके पास आकर उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ये क्या कर रही है? मैं ये भुट्टे तेरे खाने के लिए नहीं लाई, समझी? और एक नहीं 3-3 लेकर बैठी है, पेट में दर्द हो जाएगा। माँ यार, खाने दो ना। सर्दियों के मौसम में ऐसे भुट्टे तो सभी खाते हैं और मैं कौन सा रोज रोज खा रही हूँ। वो तो आज रसोई में नजर पड़ गई इन पर, तो मैंने भून के खा लिए। आज खा रही है, आगे से मत ले लियो। मैं इसके दाने निकालकर आटा पिसवाने के लिए लाई हूँ, समझी? चल अब मुझे भी दे। खुद को भी खाना था, इसलिए इतना ड्रामा किया। अरे ऐसे ही बोल देती आप, लीजिए। दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर भुट्टा खाते हुए टीवी देखते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ सर्दियाँ बढ़ती ही जा रही थी और एक शाम कॉलेज से आते हुए कियारा को रास्ते में एक बूढ़ी औरत भुट्टे सेक कर बेचते हुए दिखती है। इतनी ठंड में उस बुढ़िया से 1-2 लोग के अलावा कोई भुट्टा नहीं खरीद रहा था, जिसके चलते कियारा उसके पास जाती है और बोलती है, अम्मा, आप इस उम्र में यूँ इतनी ठंड में खुले में भुट्टे क्यों बेच रही हैं? आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है? बेटा, सबके जीवन में इन सर्दियों में आराम लिखा नहीं होता ना, और मेरे घर में मैं ही अकेली हूँ, तो मुझे अपने गुजारे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों अम्मा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, बच्चे तो हैं, लेकिन आजकल माँ बाप को कौन पूछता है। दोनों बेटे अपने अपने घर गृहस्थी में बिजी हैं। अम्मा, मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा करिए, आप मुझे ये सारे भुट्टे दे दीजिए, मैं ये खरीद लेती हूँ। बेटा, ऐसे पैसे बर्बाद मत करो, तुमको जितने खाने हैं उतने ही ले लो। देखो, तुम मेरी मदद करना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सारे भुट्टे खरीद कर मदद से ज्यादा सहानुभूति लगेगी। कियारा अम्मा की बात मानते हुए उनके एक भुट्टा खरीद लेती है और खाते हुए घर जाने लगती है। और अब कियारा रोज ही उस अम्मा से एक भुट्टा लेती और कॉलेज से घर जाते हुए खाती हुई जाती, जिसके कारण एक शाम उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, जिस पर उसकी माँ सुधा बोलती है, ऐसा क्या खा लिया तूने जो पेट में दर्द है इतना? कुछ बाहर से खाया था क्या? माँ को बताया कि मैं रोज भुट्टा खाती हूँ, तो वो मुझे मना करेंगी और फिर मैं अम्मा की मदद नहीं कर पाऊंगी। माँ, वो मैंने ना कॉलेज में चाउमीन खा ली थी, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, दवाई खाकर ठीक हो जाएगा। और खा बाहर का, माँ बाप की बात तो सुननी नहीं होती है। जा,
मेरे कमरे से पेट दर्द की दवाई ले ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। कियारा अपनी माँ के कमरे से दवाई लेकर खा लेती है और कुछ देर में आराम करने से उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। अगले दिन वो कॉलेज से अकेले नहीं अपने एक दोस्त पंकज के साथ आ रही होती है और रास्ते में उसी अम्मा को देखकर कियारा बोलती है, पंकज चलो ना, अम्मा से मुझे भुट्टे लेकर दो, मुझे सर्दियों में भुट्टा खाना बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन ये अम्मा कुछ अजीब नहीं है? अजीब क्या है? अरे यार, बूढ़ी अम्मा की मदद करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या अजीब है उनमें? सर्दियों से बचने के लिए उन्होंने खुद को अच्छे से ढका हुआ है। तुम दिला रहे हो या नहीं, या मैं खुद ले लूं? ठीक है बाबा, दिला रहा हूँ। तुम लड़कियाँ भी ना एक चीज के पीछे पड़ जाती हो, मतलब पड़ ही जाती हो। पंकज उस बूढ़ी अम्मा से 2 भुट्टे लेकर आ जाता है और एक कियारा को दे देता है और एक खुद खा लेता है। उस दिन दोनों आराम से बातें करते हुए और भुट्टा खाते हुए घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से पंकज जब भी कियारा के साथ आता तो वो उस अम्मा से भुट्टा खरीदता और दोनों साथ जाते हुए उसको खाते हुए जाते। अब कियारा अपने साथ साथ पंकज और अपने कई दोस्तों को सर्दियों में भुट्टा खाने की आदत डाल देती है। लेकिन कियारा की तरह कोई भी रोज भुट्टा नहीं खाता था। ऐसे ही एक शाम पंकज के पेट में बहुत दर्द शुरू होता है और उसके पिता राघव जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर पंकज का चेकअप करके राघव को बताती है, देखिए राघव जी, पंकज के पेट में एक ऐसा पॉइजन मिला है जो धीरे धीरे इंसान की जान लेता है। लकीली पंकज के अंदर भी इतना पॉइजन नहीं गया जो उसे खतरा हो सके, लेकिन अभी वो बेहोश है। क्या पॉइजन? मेरे बच्चे को पॉइजन कौन दे सकता है? शायद किसी खाने में मिलाकर दिया जा रहा है जिसे ये कभी कभी खाता है, क्योंकि अगर रोज खा रहा होता तो अब तक इसके शरीर में कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते और कुछ समय में ही ये मर सकता था। घर के खाने में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बाहर कहीं ऐसा हो रहा है। और अगर पंकज ने बाहर से कुछ खाया है तो जरूर और बच्चे भी खाते होंगे। मुझे पता लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, पंकज कब तक होश में आएगा? जहर को बॉडी से निकालने के लिए जो दवाई हमने दी है उसके असर से ये 2-3 दिन तो सोएगा ही। ये सुनकर राघव पंकज को हॉस्पिटल छोड़कर उसके कॉलेज जाता है, जहां वो आसपास की सभी फास्ट फूड, जंक फूड की दुकानों से वहां का थोड़ा थोड़ा खाना पैक करवाता है और फिर उनको एक लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है। अगले दिन उसकी रिपोर्ट आती है तो उन खानों में से किसी में भी पॉइजन नहीं होता। दूसरी ओर कियारा कॉलेज से घर जाते हुए वो भुट्टा जरूर खाती। एक दिन वो एक की जगह 2 भुट्टे लेती है और घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, आज मैं आपके लिए भुट्टा लाई मसालेदार। अब ये मत बोलना कि क्यों लाई, उस दिन घर पर खाने के बाद आज खा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ला दे। टीवी देखते हुए दोनों एक साथ में खाते हैं। वैसे सर्दियों में भुट्टा खाना सही रहता है। हाँ, इसलिए तो मैं रोज खाती हूँ माँ, लेकिन आप डांट लगाती हो रोज खाने पर, इसलिए आपको बताया नहीं। दोनों माँ बेटी भुट्टा खा ही रही होती हैं कि तभी अचानक कियारा को खांसी आती है और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर सुधा घबरा जाती है। इतने में कियारा बेहोश हो जाती है और सुधा रोते हुए उसे जगाने की कोशिश करती है। कियारा बेटा, क्या हुआ? कियारा उठना। सुधा जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और कियारा को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पंकज था। डॉक्टर कियारा का इलाज शुरू करते हैं, जहां इलाज के बीच में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर सुधा से बोलती है, देखिए, ये सेम वही केस है जैसा 2 दिन पहले आया था। आपकी बेटी के शरीर में पॉइजन है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, और लगभग 1 महीने से वो ऐसा कुछ खा रही है जिसमें उसे ये पॉइजन मिला के दिया जा रहा है। क्या? जहर? मेरी बेटी के शरीर में जहर? आपको पता है वो क्या खा रही थी? डॉक्टर, वो तो कुछ नहीं खाती, बस आज भुट्टा लेकर आई थी बाहर से और उसको खाते हुए इसकी ये हालत हो गई। हम कोशिश कर सकते हैं उसे बचाने की, लेकिन कहा नहीं जा सकता कुछ भी अभी। बाकी आप वो भुट्टा घर लेकर आइए, उसकी जांच करनी होगी, उसमें जहर है या नहीं। एक तरफ सुधा घर से भुट्टा लेकर हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए दे देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंकज को होश आता है और वो आंखें खोलकर अपने पिता राघव को अपने पास बैठा देखकर बोलता है, पापा, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मुझे? बेटा, तूने जहर खाया था, मैं तुझे सब बताता हूँ। राघव सब कुछ पंकज को बताता है, जिसके बाद वो ये भी बताता है
कि उसकी ही दोस्त कियारा भी आज हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, उसी पॉइजन के चलते, जिस पर पंकज अपने बिस्तर से उठकर कियारा के कमरे के बाहर जाता है, जहां सुधा रो रही होती है। वो उसे संभालता है, लेकिन तभी भुट्टे की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है और ये साफ हो जाता है कि जहर उसी भुट्टे में था। पंकज सबको बताता है कि वो भुट्टा एक अजीब सी बूढ़ी औरत बेचती थी, लेकिन पुलिस जब उस जगह जाती है तो वो औरत वहाँ नहीं होती, तो वहीं कियारा की जान नहीं बच पाती, जिस पर सुधा रोते हुए बोलती है, मेरी बच्ची के साथ ये क्यों हुआ? वो भुट्टा तो मैंने भी खाया था, फिर मेरी बच्ची ही क्यों? आंटी, कियारा वो भुट्टा रोज खाती थी उस बूढ़ी आंटी की मदद के लिए, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि आजकल किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो आंटी, मैं उसे नहीं रोक पाया भुट्टा खाने से। कियारा ने अपनी माँ से झूठ बोला और वो झूठ उसकी जान ले गया, तो वहीं उसका किसी की मदद करने का इरादा उसको धीरे धीरे मौत के रास्ते पर ले आया। इसीलिए कहते हैं आजकल इंसानियत खत्म है, इसीलिए किसी की मदद करने से पहले जांच ले कि वो इंसान सच में मदद के लायक है भी या नहीं। साथ ही उस बूढ़ी औरत की तलाश तो पुलिस हर जगह करती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उससे भुट्टा लेकर खाने वाले सभी बच्चों का इलाज किया गया, पर अफसोस डॉक्टर एक कियारा की जान नहीं बचा पाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।